Children, in previous video we have discussed about major head and subhead. Some items we have discussed of liability side there. Here we are going to discuss some more items. So first item is net loss as shown by statement of PL. So what is net loss? Net loss is negative balance of profit. Where profit goes? Profit goes to reserve and surplus, and reserve and surplus is the subhead of shareholder fund. So as we know, only 5 major heads are there: shareholders fund, non-current liability, non-current assets, current assets. So major head which fix only 5 items. So what I have done, I have segregated the items according to major head, and then under which major head which subhead will come, that we are going to discuss here. So net loss will go to reserve and surplus as negative balance. Okay, means it will be deducted from reserve and surplus. Second item is capital redemption reserve. Capital redemption reserve. Okay, so capital redemption reserve is also reserve, which means it will come under reserve and surplus, and reserve and surplus is item of shareholder fund. So shareholder fund. Then calls in arrears. Calls in arrears is an item that when company calls shares money from public and some of the shareholders are not able to pay, that goes to shareholders fund. So it is shown in note to accounts, not in balance sheet, but it is shown in note to account deducted from share capital. Okay. Then it is authorized capital. So authorized capital is also shareholders fund, and share capital, it is also shown in note to account. Okay. Then subsidy reserve. Reserve, whenever you find, mostly reserves are reserve and surplus, that comes under shareholder fund. Then preference share capital. Whether it is preference share capital or equity share capital, any type of share capital is always shareholders fund एंड शेयर कैपिटल. ओके, तो क्या हमने देखा कि मेजर हेड में हमारे 5 आइटम टोटल होते हैं. शेयर फंड, जिसको हमने यहाँ डिनोट SHF से किया है शॉर्ट में. उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, फिर नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट्स. तो उसमें हमने शेयर होल्डर फंड्स के अंदर जितने पॉसिबल आइटम्स हैं उसको ले लिया. तब नेक्स्ट आइटम है हमारा मोर्गेज लोन. मोर्गेज लोन क्या होता है कि लॉन्ग रन का जो लोन लिया हुआ है, ठीक है. तो मोर्गेज लोन नॉन करेंट लायबिलिटी है फॉर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है. कोई भी लोन होगा तो बोरोइंग होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. 10% डिवेंचर्स, ये भी नॉन करेंट लायबिलिटी है क्योंकि लॉन्ग रन के लिए है, तो ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. फिर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट. प्रोविजन जो है दोनों तरह का होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन. तो अगर एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड है, रिटायरमेंट प्लान से रिलेटेड है, तो वो लॉन्ग रन के लिए होगा. लेकिन टैक्सेशन का प्रोविजन है तो शॉर्ट रन का होगा. तो प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट क्या है हमारा, वो हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविज़न. फिर है लॉन्ग टर्म लोन. जब लॉन्ग टर्म लोन डायरेक्टली बोल रहा है तो नॉन करेंट लायबिलिटी में, वो भी कहाँ जा रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में. ठीक है. फिर क्या है, 9% डिवेंचर रीपेएबल आफ्टर 3 ईयर. 3 साल के बाद पे करना है, तो मोर देन 1 ईयर हो गया, तो नॉन करेंट लायबिलिटी. और ये क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. जो भी हमारे ऊपर बिजनेस के ऊपर लोन है वो सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग है. बॉन्ड्स नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. फिर क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. तो नॉन करेंट लायबिलिटी है और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाता है. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब डिवेंचर को रिडीम करते समय जो प्रीमियम देना है फॉर्म को, वो है. तो वो भी कब, जब रिडीम होगा तब दिलाएगा, और डिवेंचर रिडीम होता है लॉन्ग रन में, तो इसलिए नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया. फिर है प्रोविजन फॉर वारंटी. तो वारंटी के लिए जो प्रोविज़न करना है तो वो भी नॉन करेंट लायबिलिटी है, क्योंकि ज़्यादातर वारंटी जो होते हैं मोर देन 1 ईयर के होते हैं. प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए मतलब कि एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तब, यानी लंबे समय का प्रोविज़न है. नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न. तो मोस्टली आइटम यहाँ नॉन करेंट लायबिलिटी के आ गए. अगर इतना आइटम हम शेयर होल्डर फंड का ध्यान में रखते हैं, इतना आइटम नॉन करेंट लायबिलिटी का रखते हैं, तो मोस्टली आइटम हम लोग पहचान जाएंगे. नेक्स्ट क्या है, करंट लायबिलिटी के आइटम्स. प्रोविज़न फॉर टैक्स. तो टैक्स का प्रोविज़न तो शॉर्ट रन का है, हर एक साल चेंज होगा, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न. बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक से जो ओवरड्राफ्ट होता है वो शॉर्ट टर्म का लोन होता है, तो वो भी करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया. अनक्लेम डिविडेंड. ऐसा डिविडेंड जिसको क्लेम नहीं किया है शेयर होल्डर्स ने, तो भी करंट लायबिलिटी है. एनी मोमेंट वो क्लेम होगा, पे करना होगा, तो अदर करंट लायबिलिटी है. फिर लोन्स पेएबल ऑन डिमांड, मतलब जब डिमांड हो पे करना पड़ेगा, ऑन डिमांड.
तो ये क्या हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, क्योंकि पेएबल ऑन डिमांड है तो करंट लायबिलिटी है। और लोन है तो क्या होगा, बोरोइंग है, लोन मीन्स बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड पे नहीं किया हमने अभी, तो क्या हो गया, वो करंट लायबिलिटी हुआ। कैसा, तो अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये बोरोइंग तो नहीं है, अनपेड डिविडेंड है तो बोरो तो नहीं किया है, प्रोविजन भी नहीं है, तो फिर क्या बचता है, अदर करंट लायबिलिटी। फिर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं, बिल्स पेबल को एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में क्या क्या आइटम आता है हमारा, तो ये करंट लायबिलिटी है और ट्रेड पेबल होता है। अगर ट्रेड पेबल डायरेक्टली दे तो भी करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, करंट लायबिलिटी का लिस्ट थोड़ा सा लंबा है, हम लोग ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। सारे जितने भी इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं जो पॉसिबल थे, मैंने सारे को एक जगह कंबाइन कर दिया है। तो करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो लॉन्ग टर्म डेट देख के और हड़बड़ा के नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं लिख देंगे, इसको नहीं फोकस करेंगे। फोकस करेंगे किस पे, ये जो करेंट मैच्योरिटी है इस पे फोकस करेंगे। करेंट है तो करेंट लायबिलिटी है, ठीक है। और डेट का मैच्योरिटी आ रहा है मतलब वो बोरोइंग है। मैच्योरिटी का मतलब होता है पेमेंट करने का टाइम आ गया, डेट मतलब बोरोइंग, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया। डिवेंचर्स विथ मैच्योरिटी पीरियड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर, डिवेंचर है लेकिन मैच्योर कब हो जा रहा है, इसी फाइनेंशियल ईयर में, तो विद इन 1 ईयर हो गया, तो विद इन 1 ईयर हो गया तो करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देन कॉल्स इन एडवांस, मतलब कि एडवांस में पैसे मिल गए हैं, तो एडवांस में जब भी पेमेंट मिलता है, हमने 11 में भी सीखा है, वो करंट लायबिलिटी है। एडवांस में पेमेंट मिल जाना बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी किस टाइप का लायबिलिटी, तो बोरो तो नहीं किया है, ठीक है, प्रोविजन नहीं है, मतलब अदर करंट लायबिलिटी। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट देना बाकी है, तो ये भी क्या है, लायबिलिटी है फॉर्म के लिए। किस तरह का लायबिलिटी है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, अदर करेंट लायबिलिटीज। देन इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट अक्रू भी हो रहा है और देना भी है, तो अक्रू होना इंटरेस्ट और ड्यू होना क्या है, करंट लायबिलिटी है। और अनसिक्योर्ड लोन का है, यानी किसी भी तरह का लोन है, मतलब इंटरेस्ट अक्रूड जब भी मिलेगा तो करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी। फिर है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन, तो भी करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी। मतलब किसी भी तरह से सेंटेंस को चेंज करें, हमें वर्ड पे फोकस करना है कि अक्रूड इंटरेस्ट करंट लायबिलिटी है और अदर करंट लायबिलिटी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम मिल गया तो करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी, जैसे कॉल्स इन एडवांस भी क्या था, करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन, लोन जब आएगा तो बोरोइंग लिखेंगे, शॉर्ट टर्म लोन के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म लोन के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैच्योर डिवेंचर्स, डिवेंचर मैच्योर हो चुके हैं, मतलब पेमेंट करने का टाइम आ गया तो करंट लायबिलिटी हो गया, ठीक है, इसी साल पेमेंट करना है, करें और अदर करंट लायबिलिटी में आ गया। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, किसी चीज़ पे इंटरेस्ट ड्यू हो, अक्रू हो, वो क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसके बाद कुछ आइटम्स है, जैसे कि गारंटी गिवन बाय कंपनी, तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी होता है और नोट टू अकाउंट में दिखाया जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो बोलता है कि इसको उसी साल राइट ऑफ करिए, वो बोलता है कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो रिकवर नहीं होना है उसको उसी साल राइट ऑफ कीजिए, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, गुडविल है। प्रोपोज डिविडेंड फॉर करेंट ईयर, करेंट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड नहीं दिया जाता है शेयर होल्डर्स को जब तक कि वो एनुअल जनरल मीटिंग AGM में फाइनल ना हो जाए, तो वो कंटिजेंट लायबिलिटी है क्योंकि उसका अमाउंट अभी फाइनल नहीं है और नोट टू अकाउंट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने शेयर होल्डर्स फंड के आइटम देखे, नॉन करेंट लायबिलिटी के आइटम्स देखे और करेंट लायबिलिटी के आइटम्स देखे। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड के आइटम्स देखेंगे, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट के आइटम। तो सबसे पहले नॉन करेंट एसेट के आइटम्स देखते हैं। तो सबसे पहले दिया शेयर्स इन DCM लिमिटेड, मतलब किसी और कंपनी में शेयर खरीदा गया है, तो किस पर्पज़ से खरीदा होगा, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो नॉन करेंट एसेट है। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, NCI लिख दिया मैंने शॉर्ट में, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना है कि NCA के अंदर NCI है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी नॉन करेंट एसेट लिख देते हैं, यहाँ भी नॉन करेंट एसेट, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखना है। शेयर्स इन SBI का शेयर खरीदा है कंपनी ने, तो वो भी नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग है तो नॉन करेंट एसेट
इसको लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये इसका हेडिंग है। और इसके बाद लिखना पड़ता है पीपीई। पीपीई का मतलब होता है कि टेंजिबल एसेट। पहले टेंजिबल एसेट के लिए हम लोग फिक्स्ड एसेट लिख देते थे, टेंजिबल एसेट लिख देते थे। अभी टेंजिबल एसेट के लिए पीपीई लिखते हैं, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इंटेंजिबल एसेट के लिए इंटेंजिबल एसेट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी, इसको देख लीजिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, पीपीई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मशीनरी। तो मशीनरी भी क्या है, नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स क्या है, सेम है, नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। मैंने क्या किया है, सारे सेम नेचर के एक जगह डाल दिए हैं कि याद करने में आसानी हो जाए। फर्नीचर एंड फिक्चर्स नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। लाइव स्टॉक नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। कंप्यूटर सब टेंजिबल है, सबको पीपीई बोलेंगे। कंप्यूटर नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, पीपीई। ये मेन हेडिंग लिखाएगा, डैश दे के पीपीई लिखाएगा। फिर क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और डैश दे के उसमें क्या है, ये पीपीई। गुडविल नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। यहाँ तक तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पीपीई की जगह क्या आ गया, इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। माइनिंग राइट्स नॉन करेंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट। कॉपीराइट नॉन करेंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट। मैं पीपी नहीं बोल रही हूँ, इसको भी लिखना है आगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट सब में कॉमन जाएगा, तब इंटेंजिबल एसेट लिखना है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, किसी भी शेयर में किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो नॉन करेंट एसेट, और इन्वेस्टमेंट के लिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एनसीआई लिख दिया मैंने। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया है, नॉन करेंट एसेट, एनसीआई। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और बॉन्ड, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। मतलब कंपनी के लिए ये सब चीज़ लायबिलिटी होता है, बट ये जब अब दूसरे कंपनी में ये सब चीज़ खरीद रही है तो इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब वो अपना पैसा लगा रही है, किसी से उधार नहीं ले रही है, बल्कि वो अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रही है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ, तो उसके लिए सब एसेट है लंबे समय के लिए, तो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड जब देगा तो ध्यान देना है, अगर ब्रैकेट में लिख दिया लेस देन 1 ईयर तो करंट में चला जाएगा, और अगर कुछ नहीं मेंशन है तो हम लोग उसको नॉन करंट मान लेंगे, एज्यूम करेंगे कि लॉन्ग रन के लिए है, तो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ट्रेडमार्क क्या है, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट में क्या है, इंटेंजिबल एसेट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट में ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको स्टार बना देती हूँ मैं, ये अलग तरह का आइटम है, याद रखना है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए ये लिखेंगे। डिजाइन, डिजाइन क्या एक तरह का कॉपीराइट ही तो है, नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, इसको भी स्टार बना रही हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मतलब क्या, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल एडवांसेज, नॉन करेंट एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज में आ जाएगा। पैटेंट्स बीइंग डेवलप्ड, डेवलप हो रहा है, हाँ यानी अंडर ये है, प्रोग्रेस है, तो क्या हो जाएगा, पैटेंट बीइंग डेवलप बाय कंपनी, तो पैटेंट तो नॉन करेंट एसेट होता है, बट पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट में इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट होगा। जैसे टेंजिबल एसेट के लिए लिखते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर टेंजिबल एसेट है कंस्ट्रक्शन के अंदर तो लिखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इंटेंजिबल एसेट है कंस्ट्रक्शन यानी कि डेवलपमेंट के अंदर तो उसको लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें इतने आइटम में नॉन करेंट एसेट के ऑलमोस्ट सारे आइटम आ गए। ठीक है, अब है करेंट एसेट के आइटम्स को डिस्कस करें, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इंस्ट्रूमेंट्स शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन के लिए अगर है इक्विटी शेयर इंस्ट्रूमेंट में तो वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट रन के लिए ही मोस्टली होता है, तो वो करेंट एसेट है और उसका नाम हो गया करेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। रॉ मटेरियल तो करेंट एसेट है, और रॉ मटेरियल कहाँ होता है, इन्वेंट्रीज में। वर्क इन प्रोग्रेस अगर दिया हुआ है तो करेंट एसेट है, इन्वेंट्रीज। स्टॉक इन ट्रेड करेंट एसेट, इन्वेंट्रीज। स्टोर्स एंड स्पेयर करेंट एसेट, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री के जितने आइटम है एक जगह मैंने रखने का कोशिश किया है,
आप इसको ध्यान से देख लो। फिर फिनिश्ड गुड्स, करेंट एसेट, इन्वेंट्रीज। लूज टूल्स, करेंट एसेट, इन्वेंट्रीज। डेटर्स, करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल्स। BR, बिल्स रिसीवेबल, करेंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल। चेक्स, करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इन हैंड, करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ड्राफ्ट इन हैंड, करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एट बैंक, करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ईयर मार्क बैलेंस विथ बैंक, इसको स्टार डाल लेंगे। ईयर मार्क बैलेंस विथ बैंक, जिसमें जैसे एग्जाम्पल में अनपेड डिविडेंड आ जाता है, ठीक है। तो करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर कहीं ईयर मार्क लिखा हुआ दिखे बैलेंस में तो करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक डिपॉजिट लेस देन 12 मंथ, 12 महीने से कम का बैंक डिपॉजिट है तो करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट। अक्रूड इनकम, करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट। एडवांस टैक्सेज, करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट। डिविडेंड रिसीवेबल, रिसीव होने वाला है डिविडेंड, करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट। लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, डिमांड पे होना है लोन, करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट। रिपेबल ऑन डिमांड मतलब यहाँ मिलने वाला है, यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। हमें मिलने वाला है, हमने जो किसी को लोन दिया है वो ऐसा लोन है कि जब हम डिमांड करेंगे वो हमें पे करेगा, इसलिए एसेट है। लेकिन अगर हमें लोन पे करना हो ऑन डिमांड तो हमारे लिए तब लायबिलिटी हो जाता है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल इन एरिया, कॉल इन एरिया पे इंटरेस्ट ड्यू है, ठीक है, तो वो भी क्या है, करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट। तो सारे आइटम्स मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया, आप एक बार सारा देखो। किसी आइटम में डाउट है देन लेट मी नो। थैंक यू ऑल।